तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ये नेक्स्ट चैप्टर है धातु और अधातु। इस पर हम लोग काफ़ी एनसीईआरटी में लिखी हुई बातों को कवर करेंगे और एक एक पॉइंट्स पर अपनी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि धातु एवं अधातु। तो आप लोग जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में 3 जो तत्व होते हैं उनको 3 भाग में विभाजित किया जाता है, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 2 ही के बारे में पढ़ना है, धातु और अधातु के बारे में। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इनके रासायनिक गुण हैं, क्या इनके भौतिक गुण हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे और इनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि 9वीं कक्षा में आपको कई तत्वों के बारे में पढ़ाया गया होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब उनके जो गुणधर्म हैं, कोई चुंबकीय है या कोई चुंबक का चुंबकीय नहीं है, ऐसे गुण हो सकते हैं, या कोई ठोस है या कोई गैस है या कोई द्रव है। ठीक है, इसके आधार पर उन्हें आप देख सकते हैं। तो गुणों के आधार पर आपने देखा होगा, ठीक है, धातुओं को और अधातुओं को, तो उसी के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है अलग अलग। धातु जो धातु के कार्य कर सकते हैं, जो ठोस होते हैं और जिनमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, ऐसे जो तत्व हैं उनको धातु में रख लिया गया। और जिसमें जो न ठोस होते हैं और ना ही उनके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, वो अधातु होते हैं। ये अभी क्लियर डिफिनेशन नहीं है, अभी ये आपको हल्का सा बता रहे हैं, क्योंकि डीपली अभी आप जाएंगे तो धातु और अधातु के और भी बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। आप ये 2 बातों से नहीं जज कर सकते कि ये धातु है अधातु है। ठीक है, अभी बहुत सारे गुणधर्म हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, तब आप बता पाएंगे कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो चलिए हम उसके आगे विचार करते हैं। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आप विचार से कौन सी गुणधर्म तत्वों को अधातु एवं धातुओं में वर्गीकृत करते हैं। आपके कौन से विचार हैं जिसकी वजह से आप धातु और अधातु पहचानते हैं। तो एक विचार तो हो नहीं सकते, कईयों विचार हैं। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पर आता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के आधार पर हमें देखना है कि धातु क्या है। ठीक है, धातु क्या चीज़ है और क्या उसके बारे में सारी जानकारियाँ। तो लिखा है धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिया हुआ है, अभी हम नीचे दिखाएंगे आपको। दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुएं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के जो नमूने हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें इनके गुणधर्मों के आधार पर अगर हमें इन्हें छांटना है तो हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप में देखते हैं क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। उसके स्वरूप पर फिर से क्या करिए, ध्यान दीजिए। तो देखते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर कि अगर आप
किसी धातु को लेकर के रेगमाल से उसे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी धातु धीरे धीरे क्या होने लगेगी, साफ़ होने लगेगी। साफ़ होकर के वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगी। पहले उसके ऊपर बहुत सारे मतलब जंग लगी होती हैं, धातु मतलब लोहे के ऊपर जंग लगी होती हैं और भी धातुओं के ऊपर उनकी ऑक्साइड्स आ जाते हैं। तो जब आप रेगमाल से रगड़ेंगे तो वो सब ऑक्साइड वगैरह हट जाएगा और आप देखेंगे कि वो चीज़ें धातु जो है चमकने लगती हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। तो वही ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं अपने शुद्ध रूप में जब होती हैं तो वो चमकदार होती हैं। धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु का ये जो गुणधर्म है यही उसका धात्विक चमक कहलाता है, ये गुणधर्म। ठीक है, तो एक गुणधर्म आप समझ गए कि धात्विक चमक, धातु के अंदर धात्विक चमक होनी चाहिए रगड़ने पर, ये ना कि रगड़ने पर कोई चमक ही ना उत्पन्न हो। तो ये अगर पालन कर रहा है कोई सा भी तत्व अगर ये कार्य कर रहा है तो समझ लीजिएगा वो धातु है। आगे की चीज़ों को समझते हैं। लिखा है आयरन, कापर, एल्युमिनियम। आयरन, कापर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। आयरन का ले लीजिए, एल्युमिनियम का ले लीजिए और मैग्नीशियम का ले लीजिए, छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तेज धार वाला चाकू लीजिए, उसे काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। इन्हें किन्हें काटना है? आयरन को, कॉपर एल्युमिनियम को, कॉपर को और एल्युमिनियम को तथा मैग्नीशियम को, इन्हें काटने का प्रयास करना है। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। ठीक है, सावधानी क्या रखना है? सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर उसे सुखा लीजिए, क्योंकि वो पैराफिन के तेल में रहता है या केरोसिन के तेल में इसे रखा जाता है सोडियम को। वाच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप यही देखेंगे कि जो ये आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम है, ये धातुएं चाकू से नहीं कटती। और वहीं अगर आप सोडियम धातु लेते हैं, यहाँ पर सोडियम धातु या पोटेशियम धातु लेते हैं तो उन्हें अगर चाकू से आप काटेंगे तो वो आसानी से कट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं आसानी से कट जाएंगी, कुछ धातुएं कटेंगी ही नहीं जल्दी। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो उन्हें आप चाकू से आराम से काट सकते हैं, कट जाएंगी, क्योंकि वो दोनों धातुएं नरम होती हैं और ये धातुएं, बाकी धातुएं और कठोर होती हैं और उनकी कठोरता का लेवल होता है कि कौन कितना कठोर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, क्रियाकलाप 3.3 यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। मतलब किसी एक धातु को ले करके लोहा का ब्लॉक लीजिए, उस पर रख लीजिए, रख करके उस पर मारिए, उसको आयरन को ही आयरन के ऊपर रख के मारिए, यानी आयरन का बना लीजिए, उसके ऊपर आयरन की छड़ को रख के मारिए या जिंक की छड़ रख के मारिए या कॉपर की या लेड की रख करके उसके ऊपर पीटिए उसको ब्लॉक के ऊपर। तो क्या देखेंगे आप? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए और इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अगर धातुओं को पीटा जा रहा है, बहुत पीटा जा रहा है, तो उनका गुणधर्म में एक ही परिवर्तन आएगा कि वो धीरे धीरे चपटी होती जाएंगी। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब उन्हें आप पीटेंगे तो धीरे धीरे वो पतली होती होती चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है? ये सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातुएं हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
इनमें से कौन सबसे ज़्यादा आघातवर्ती है? तो सोना और चांदी। अभी इनके बारे में और भी जानकारियाँ आपको क्लास 8th और क्लास 9th में पढ़ाई जा चुकी होंगी कि भाई सोने का जो है, सोने को आपके पास सोना अगर 1 ग्राम है, ठीक है, तो 1 ग्राम सोने से आप जो है उसको पीट करके लाखों में, कई लाख, मतलब जैसे 20 लाख तक लिखा था कि आप उसे चादर के रूप में 1 सेंटीमीटर के अंदर आप उसे, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप जानते कितना बड़ा होता होगा, छोटा सा ही पेंसिल के नहीं, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आप 20 लाख, ठीक है, 20 लाख चादर उसके अंदर रख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा मान लीजिए होता है, तो उसके अंदर 20 लाख सोने की चादरें आप बिछा सकते हैं उतनी ही के अंदर। तो ये जानकारी आप रखिएगा। और भी एक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार सोने का बनाया जा सकता है। कितना पतला होता है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आघातवर्धकता क्लियर हो गया होगा। आघातवर्धकता का मतलब ये होता है कि अगर किसी धातु के टुकड़े को पीट कर परत के रूप में, मतलब चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो वही आघातवर्धकता कहलाता है। आगे की चीज़ों को देखेंगे और बहुत ही मतलब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। लिखा है कि उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। मतलब आप तार जो यूज करते हैं तो उन धातुओं की सूची बनाना है आपको कि कौन कौन से धातुओं की आप तार यूज करते हैं, उनकी सूची आपको बनाना है। तो देखते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मतलब धातु को अगर आप तार के रूप में परिवर्तित करेंगे ना तो उन्हीं को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना बहुत तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। यह भी मैंने जानकारी बताई है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। आघातवर्धकता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। उनकी गुण जो ये आघातवर्धकता का जो गुण है और जो तन्यता का गुण है उसके हिसाब से हम धातुओं को कई रूप में मतलब कर सकते हैं, किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? तो आप बता ही पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो भाई देखिए, क्यों हम इन्हीं धातुओं का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे सोने के मतलब लोहे की प्लेट बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई बनती है। प्लेट तो कम बनती है, ठीक है, कढ़ाइयाँ बनती हैं उसकी। प्लेट बनेंगी तो जंग ज़्यादा खाएंगे। वही कह रहे हैं कि लोहे की बर्तन बनते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, स्टील के बर्तन बनते हैं। तो इन धातुओं के बर्तन बन जाते हैं और बाकी धातुओं के बर्तन क्यों नहीं बनाए जाते हैं? कापर यानी तांबा के बनाए जाते हैं, तांबे के लोटे होते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। आगे समझते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में देखिएगा। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। आपको 2 तार लेने हैं यहाँ पर, एल्युमिनियम या कॉपर के तार लीजिए और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया। अभी हम आपको चित्र दिखा ही दे रहे हैं, दिख गया होगा आपको। ये इस तरीके से करना, पहले आपको समझाते हैं। ठीक है, हाँ, तो दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग एक पिन चिपका दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके और एक पिन चिपका दीजिए उसके ऊपर।
स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? फिर से समझिएगा एक बार। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेना है और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध देना है और तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करना है और उसके ऊपर पिन चिपका देना है। स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म करना है और थोड़ी देर बाद देखना है कि वो धातु का तार द्रवित होता है या नहीं होता है। तो ज़रा देख लीजिएगा फिगर में एक बार, चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। स्टैंड यहाँ पर है, ये क्लैंप है, ठीक है, क्लैंप जिसके अंदर इसे फंसाया गया, धातु का तार है और धातु के तार का फूला सिरा पिन इस पर लगा हुआ है और मोम है, ठीक है। यहाँ पिन लगा के इसके ऊपर चिपकाया गया मोम से दूर, ठीक है। यहाँ पर इसको गर्म किया जा रहा है बर्नर से। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ धातु को यहाँ गर्म किया जा रहा है, लेकिन पिन यहाँ जो चिपकाया गया है, मोम लगा के जो पिन चिपकाया गया है, धीरे धीरे मोम पिघलने लगती है और पिन जो चिपकी हुई पिन है वो गिर जाएगी। क्यों? तो यही बात बताया जा रहा है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इनके अंदर जो है, अगर आप यहाँ ऊष्मा इसको दे रहे हैं, यहाँ गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आगे की तरफ गर्माहट चली जाती है। यानी ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देते हैं धातुएं। इसलिए जो पिन है लोहे की चिपकी हुई मोमबत्ती लगा, उसमें मोम लगा कर आप चिपकाए हुए पिन धातु में, वो धीरे धीरे मोम पिघलने लगेगी और पिन गिर जाएगी। तो इससे यही प्रूव होता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर तथा कॉपर। सिल्वर मीन्स चांदी, कॉपर मीन्स तांबा, सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। जो लेड और मरकरी हैं ये ऊष्मा के कुचालक हैं, यानी इसमें से ऊष्मा आगे नहीं बढ़ सकता। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? धातुएं विद्युत की भी चालक हैं। आइए इसका भी पता लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा कि ये मरकरी और लेड ये दोनों धातुएं हैं, लेकिन ये कुचालक हैं ऊष्मा के। तो आपसे यही तो पूछेगा कि ऊष्मा के कुचालक कौन है, मरकरी और लेड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या धातुएं हैं। ऊष्मा के चालक तो हो गए, क्या विद्युत के भी चालक हैं, उन्हें समझते हैं। क्रियाकलाप 3.6 में देखते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट यानी परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा कि दिखाया गया। एक बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है? तो आइए समझाते हैं इसको। ये रहा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बल्ब है, बैटरी है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है और यहाँ आपका एक बल्ब है, ठीक है। ये बैटरी यहाँ से एक तार लगाया गया है और तार लगा करके इस बल्ब में ले जाया गया है और यहाँ से एक तार लाया गया है और यहाँ तक छोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्लिप लगा के छोड़ दिया गया है, यहाँ भी क्लिप लगा, मतलब ये जोड़ा गया इसमें। और ये जो है मतलब यहाँ स्विच लगाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्विच है, मतलब ले जाके इसमें ऐसे जोड़ा गया है, स्विच है यहाँ पर। स्विच मतलब ऑन ऑफ करने वाला। और यहाँ पर जांच के लिए धातु का टुकड़ा आप इसमें अभी लगाएंगे, ठीक है। जिस भी धातु में आप चेक करना चाहते हैं करंट इसमें फ्लो होता है कि नहीं, तो उस धातु को इसके अंदर डाल देंगे तो ये एक सर्किट बन जाएगा और सर्किट बन जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। स्विच ऑन कर लेंगे तो ये जलने लगेगा। तो देखते हैं
आपको एनसीईआरटी में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, ये रहा। तो देखिएगा, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो आप ये बातें जानते ही हैं कि जितनी मतलब आती हैं हमारे घर, वायर्स आती हैं, उसके ऊपर ये चीज़ें पीवीसी की उसके ऊपर कोटिंग जरूर रहती, मतलब उसके ऊपर ये चढ़ी रहती हैं, ये परत तो उनके ऊपर चढ़ाई रहती है। अन्यथा के केसेस में अगर डायरेक्ट हम कनेक्शन में आएंगे उस धातु के, तो उसमें करंट फ्लो होता है, वो हमारे मतलब हमको नुकसान करता है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है, क्यों उसके ऊपर उसकी परत लगाई जाती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? यहाँ से इन्होंने अपनी बातों को अलग कर दिया है। तो मैं ये बातें आपको समझा देता हूँ कि इनके ऊपर जो मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड की जो प्लॉटिंग की होती है, जो उनके ऊपर ये परत चढ़ाई होती है, इन परत से आपको करंट लगने से मतलब सुरक्षा होता है। और जितनी भी धातुएं होती हैं उनको अगर आप इसमें डालेंगे, ए और बी के बीच में लगाएंगे, तो वो सर्किट को पूरा कर देंगे और बल्ब जलने लगेगा। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी उसमें करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ से दूसरी बातें बताना शुरू कर दी। तो इसे देखिए, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, अगर वो किसी ठोस चीज़ से टकराती हैं, ठोस सतह से टकराती हैं, तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जब वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न करना ही उनका ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्यों बनी होती है? क्योंकि आवाज़ उत्पन्न करे। चलिए, यहाँ धातु के बारे में हमने इतनी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हैं। अब अगला जो आएगा अधातु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। अब नया लेक्चर अगले दिन अपलोड होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, अभी धातु के बारे में हम लोगों ने काफ़ी उनके गुणों को समझा है। अब ये भौतिक गुणों के बारे में समझें, रासायनिक गुण आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पर, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, उसे देख सकते हैं। सारी चीज़ों को एनसीईआरटी के सारे सिलेबस में कवर करने की पूरी जोरों शोर से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।